तो नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने लेकर आपके लिए केवीएस की एक क्लास। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक में आपको केवीएस का आज पढ़ाने वाला हूँ, खासकर पेडागोजी में। जो केवीएस की पेडागोजी है उसमें आपकी 5 यूनिट हैं और 5 में से दूसरी यूनिट का एक टॉपिक है इंस्ट्रक्शनल प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके केवीएस के लिए। नया टॉपिक जुड़ा है। बच्चों को हमें किस प्रकार से आदेश देने हैं, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाई करानी है, उनको किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देने हैं पढ़ाई के टाइम पर, पढ़ाते समय, जिससे कि उनकी अच्छी अधिगम हो, उनकी लर्निंग काफ़ी अच्छी हो। उसके लिए बनाए जाते हैं दोस्तों इंस्ट्रक्शनल प्लान। ठीक है ना। और इन्हीं योजनाओं को हम आपको आज पढ़ाएंगे। इन्हीं योजनाओं के बारे में ये हमारी ब्रॉडली क्लासिफाइड, ये मुख्य रूप से 3 तरह से दे रखी है हमें, जिसमें कि एक है एनुअल प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान। इन तीनों चीज़ों को ही हम आज आपको पढ़ाएंगे। वार्षिक इकाई और पाठ योजना भी इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। केवीएस का बेस्ट क्लासेस इस प्रकार आपको मिलती रहेंगी, बहुत शानदार। देखते हैं सबसे पहले क्या है। एक अच्छे शिक्षक की टीचिंग उसके क्लास में घुसने से पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि अच्छा टीचिंग एक प्लान्ड एक्टिविटी है। कोई भी एक अच्छा टीचर होगा, जब भी वो पढ़ाना चाहेगा, उसकी पढ़ाने से पहले ही क्या एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है कि जब वो क्लास में घुसता है ना, उससे पहले उसकी एक टीचिंग स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्टार्ट हो जाती है सर उसकी क्लास में घुसने से पहले टीचिंग? देखो, जब भी कोई टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है तो उसको क्या होती है, एक प्लानिंग लेके जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो पढ़ाने से पहले उसकी वो एक्टिविटी, टीचिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है घुसने से पहले क्लास में, क्योंकि वो उसकी करता है एक प्लानिंग। और जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतनी अच्छी आपकी टीचिंग, उसको उतनी ही अच्छा आपकी अधिगम होगा, बच्चों की लर्निंग होगी, और उसकी टीचिंग, शिक्षण टीचर का उतना ही अच्छा होगा, बच्चों का स्तर उतना ही अच्छा उस क्लास में होगा जितनी अच्छी एक टीचर की प्लानिंग होगी। इसलिए प्लानिंग बहुत अच्छी होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, एक टीचर पढ़ने से पहले प्लान बनाता है कि उसे क्या पढ़ाना है, कंटेंट के बारे में सोचता है कि उसे क्या पढ़ाना है। अब भाई जो कोई भी मान लो आज मुझे क्लास मिली और मैं पूरी साल क्या पढ़ाना है, इसका भी, साल का भी प्लान बनाऊंगा। मुझे उस हफ्ते में उस यूनिट के अंदर क्या पढ़ाना है, इसका भी प्लान बनाऊंगा। कोई आपके सिलेबस में इतनी इतनी यूनिट है, उनको अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ानी है, उसका प्लान बनाऊंगा। इसके अलावा मैं, यदि मुझे आज पाठ पढ़ाना, आज के लेक्चर की बात करनी है, तो उसका भी पाठ पढ़ाऊंगा। और ये सब डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर कि बच्चों किस स्तर के बच्चे मेरी क्लास में हैं, उनका मानसिक या बौद्धिक स्तर कैसा है, उनका सामाजिक स्तर कैसा है, उनका समाज कैसा है, या उनको जो प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान है, वो किस प्रकार का है। इन सब चीज़ों के ऊपर बात डिपेंड करती है। उसी के हिसाब से एक टीचर इन सब की प्लानिंग करता है कि बच्चे को कोई फील्ड एक्टिविटी से जोड़ के पढ़ाना है, या ट्रिप पर ले जाना है, या कैसे करके पढ़ाना है। ये सब चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब सबसे पहले टीचर क्या बनाता है, कंटेंट के ऊपर प्लानिंग करता है। फिर यूज़ करता है कि टीचिंग मटेरियल में क्या क्या यूज़ करूँगा, अपनी कौन कौन सी अधिगम सामग्री में या शिक्षण अधिगम सामग्री में यूज़ करूँगा। जैसे कहते हैं हम टीएलएम का, मैं क्या प्रकार से टीएलएम लूँ, या बच्चों से बनवाऊँ, या खुद बनाऊँ, या मार्केट से लेके आऊँ मेरे को, जिससे कि मेरे बच्चों को चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाए। जितना हार्ड टॉपिक, उतने ज़्यादा टीएलएम का प्रयोग करके एक टीचर अच्छी तरह से बच्चों को कोई भी चीज़ समझा सकता है। उसे कहते हैं शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग। इसके अलावा प्लान करता है, इसके अलावा अधिगम क्रिया, उसको एक क्लास में क्या क्या क्रियाएं करानी है, लर्निंग एक्टिविटीज इसके कहते हैं, अधिगम क्रियाएं क्या क्या करानी है, जिससे कि बच्चा अच्छी तरह कोई भी चीज सीख सके। तो इसलिए अधिगम क्रियाओं का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद में कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज करने हैं, ठीक है ना, कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज करने, उस चीज़ की भी हमें योजना बनानी पड़ती है। इसके बाद फिर हम किस टॉपिक में क्या पढ़ाना है और कितना समय देना है। किस, मान लो एक टॉपिक है, उसमें मुझे आपको 4 चीज़ें पढ़ानी है, ठीक है ना, तो मुझे उसमें कितना कितना समय देना है, किस किस प्रकार के प्रश्न पूछने। मान लो मुझे कोई बच्चे को कविता पढ़ानी है जाकर, ठीक है ना, तो कविता में सबसे पहले बच्चे को प्रश्न पूछूंगा, उनकी प्रीवियस, सबसे पहले जाकर उनकी प्रीवियस लाइफ से बात को जोड़ूंगा, उसके बाद उनको प्रश्न पूछूंगा जो उनकी डेली एक्टिविटी में यूज आएगी। उसके बाद मैं अपनी कविता पढ़ाना शुरू करूंगा। तो सब चीज़ की मैं प्लानिंग करूंगा, हर चीज़ को लिख के लाऊंगा। तो रिटिन डॉक्यूमेंट होता है एक तरीके से इन सब चीज़ का, जो इंस्ट्रक्शन प्लान होते हैं। अगला पॉइंट है, एक शिक्षक की प्लानिंग साइक्लिक प्रोसेस में होती है, मीन्स डिपेंड करती है लर्निंग आउटकम्स पर कि बच्चे कितना सीखे, और उसी हिसाब से प्लानिंग चेंज होती रहती है। बिल्कुल सच बात लिखी है ये। एक टीचर की जो प्लानिंग होती है वो साइक्लिक, मतलब मैंने आपको बच्चों को प्लान करा, फिर पढ़ाया,
फिर लर्निंग आउटकम देखा, लर्निंग आउटकम मतलब बच्चों ने कितना सीख पाए, उसके ऊपर फिर डिपेंड करेगा कि अगली प्लानिंग मेरी किस प्रकार से होगी। यदि मान लो मैंने 4 बच्चों को चीज़ सिखाई और 4 बच्चों में से 3 को समझ में सबसे अच्छी आ गई, एक को नहीं समझ में आई, तो अगली प्लानिंग में मुझे उस बच्चे को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और मान लो मैंने सब बच्चों को सारी चीज़ें सिखाई लेकिन हर बच्चे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, उसका मतलब क्या हुआ, उनका लर्निंग आउटकम वहाँ पे खराब है। जो इसका मतलब जो मैंने चीज़ उनको सिखाई उस चीज़ को जो उन पर नहीं सीखी गई उस तरीके से, तो मैं अपना तरीका चेंज करेगा एक टीचर और उस तरीके से उस चीज़ को फिर से सिखाएगा। इसे कहते हैं कि ये क्या है, साइकिलिक एक्टिविटी है। और ये मतलब एक साइकिल के पहिए की तरह ये चीज़ घूमती रहती है कि बच्चे को आप किस प्रकार से चीज़ों को, अपनी एक्टिविटी को आप प्लान करते रहोगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, प्लानिंग विभिन्न प्रकार की होती है। प्लानिंग जो होती है वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। जब आप पढ़ाओगे बच्चों को तो विभिन्न प्रकार की प्लानिंगों से पढ़ाओगे। सबसे पहले होती है स्कूल की प्लानिंग, स्कूल में कैसे प्लानिंग होगी, वो स्कूल की प्लानिंग होगी। इसके बाद बच्चों के स्तर पर प्लान, बच्चों के स्तर पर भी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि बच्चे किस प्रकार से ज़्यादा अच्छी तरह सीखेंगे। फिर आपको विषय के स्तर पर प्लानिंग करनी पड़ेगी। मान लो कोई पर्टिकुलर विषय पढ़ाना तो उसमें किस प्रकार से बच्चों को सिखाएं। जैसे बच्चे को मैथ में बहुत डर लगता है, तो मैथ में डर लगता है तो बच्चे को कैसे सिखाएं कि मैथ बच्चे को अच्छी तरह आ जाए। तो मैथ इसका मतलब क्या हो गया, विषय के स्तर पर साइंस सिखानी है, ईवीएस सिखानी है, हिंदी सिखानी है, भाषा सिखानी है। कोई बात लो आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश सिखानी है, मान लो बच्चा नहीं सीख पा रहा क्योंकि उसका नहीं है ऐसा सामाजिक स्तर, लेकिन आपको सिखानी तो क्या करोगे, आप उसको ऐसा वातावरण दोगे, लैंग्वेज लैब्स का प्रयोग करोगे, बाहर के और टीचिंग लर्निंग मटेरियल लाओगे, टीएलएम्स का प्रयोग करोगे। लेकिन आप क्या करोगे, सब चीज़ के लिए प्लानिंग करोगे। इसके अलावा क्या हुआ, वार्षिक प्लानिंग, एनुअल प्लानिंग करोगे। और कक्षा स्तर पर भी आपको हर एक कक्षा स्तर पर प्लानिंग करनी है कि कक्षा का स्तर क्या है, बच्चों का बौद्धिक मानसिक स्तर क्या है, उनका सामाजिक स्तर क्या है। ये सब चीज़ों को देखते हुए आपको कक्षा स्तर पर भी प्लानिंग करनी है। अगला पॉइंट आ गया, प्लानिंग से बच्चों की परफॉर्मेंस में अमूल चूक बदलाव मिलता है या कहे तो बेस्ट मिलता है। देखो कंपैरिजन करो, एक टीचर बिना प्लानिंग के पढ़ा रहा है, एक टीचर प्लानिंग से पढ़ा रहा है, तो दोनों की बच्चों की परफॉर्मेंस में आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। ठीक है ना। इससे क्या मतलब हम जान सकते हैं कि प्लानिंग अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बच्चों की परफॉर्मेंस में। टीचर जितनी अच्छी प्लानिंग करेगा उतनी अच्छी तरीके से वो चीज़ को डिलीवर कर पाएगा। जब अब चीज़ को मैं अच्छी तरह से बता पाऊंगा आपको, तभी तो बच्चा अच्छी तरह सीखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्लानिंग अपने आप में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। अगला पॉइंट हुआ, यह एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो डिसाइड करती है कि क्या और कैसे बच्चा सीखेगा। प्लानिंग एक तरीके से सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। प्लानिंग आप किसी भी चीज़ की करो तो सिस्टमेटिक करते हैं भाई, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये प्रोसेस आएगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। और सिस्टम से यदि चीज़ चलती रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा को जैसी आपने प्लानिंग करने की कोशिश करी है, बच्चे को आपने सोचा कि भाई बच्चा इस तरीके से आगे बढ़ सकता है, तो आपकी प्लानिंग यदि सक्सेसफुल होती रहे सिस्टमेटिक वे में तो बच्चा सच में बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए कहा गया है प्लानिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है ना। अच्छी प्लानिंग एक ब्लूप्रिंट मानी जाती है। ब्लूप्रिंट क्या होती है, एक तरीके से आप मानिए कि ब्लूप्रिंट का मतलब हो गया कि बच्चा ऐसे करेगा तो ऐसे होगा, ऐसे करेगा तो ऐसे होगा, ऐसे करेगा तो ऐसे होगा। इसको एक तरीके से आप ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। जैसे एक ब्लूप्रिंट होता है हर चीज का, जैसे नक्शा होता है ना, किसी मकान का बनाते तो नक्शा उसका क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। उसी नक्शे के हिसाब से ही मकान को एक जो मिस्त्री होता है वो बनाता है। यदि ब्लूप्रिंट या नक्शा ही ना हो तो क्या वो मकान अच्छी तरह बन पाएगा। आप एक मिस्त्री पकड़ के लाओ, उसको बोलो भाई मकान बना दे मेरा, वो बोले कैसे बना दूं, बना दे तो जैसे मन करे, ठीक है ना। और वो कहे कि जी हाँ जी 6 महीने में बना दूंगा मैं, और वो 6 महीने तक कुछ काम ही नहीं कर रहा, 3 महीने उसके बिना काम के हो गए, तो क्या वो 6 महीने में मकान बना देगा, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, उस मकान में कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन यदि कोई मकान प्लानिंग से बनाते हैं तो उसमें पहले उसका नक्शा दिया जाता है उसे, फिर उसको डे बाई डे काम देखा जाता है। भाई एक दिन में इतना काम कर दिया तो हाँ भाई 6 महीने में मकान बना देगा, या एक हफ्ते में इतना लेवल काम कर रहा है तो मकान बना देगा। यदि कोई मिस्त्री 6 महीने 3 महीने तक खाली बैठा कह रहा है 6 महीने में मकान बना दूंगा, क्या बना देगा, नहीं। इसका मतलब वहां पर प्लानिंग की कमी है, जबकि प्लानिंग यहाँ पर हो रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या है, एक तरीके से ब्लूप्रिंट है, अच्छी अधिगम का, अच्छी लर्निंग का एक ब्लूप्रिंट माना जाता है। प्रत्येक प्लानिंग समाज, वातावरण, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज तथा आयु और रुचि को देखकर की जाती है। बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, कोई भी प्लानिंग होगी तो क्या होगी, उसके सामाजिक वातावरण को देखकर, उसके नॉर्मल वातावरण को देखकर, बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसने क्या क्या उनको आता है, इसके अलावा उनकी आयु रुचि सबको देखकर ही हम कोई भी प्लानिंग करते हैं।
इसके बाद आती है प्रत्येक क्लासरूम की प्लानिंग को हम 3 भाग में विभाजित करते हैं और ये तीनों भाग अलग अलग करके आपके सिलेबस में दे रखे हैं, इसलिए इनको पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक है। सबसे पहला भाग हुआ किसी क्लासरूम प्लानिंग का, सबसे पहला जिसे हम कहते हैं एनुअल प्लानिंग या वार्षिक योजना, जिसे हम ईयर प्लान भी कहते हैं, और ये ईयर प्लान के नाम से आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वार्षिक प्लानिंग का मतलब वार्षिक पाठ्य योजना पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम का अवलोकन प्रदान करती है। मतलब एक तरीके से हमें क्या देती है, ये हमारे पाठ्यक्रम का ओवरव्यू प्रदान करती है कि मान लो आप इसे कहते हैं एनुअल प्लानर। आपने देखा होगा स्कूलों में क्या होता है, बच्चों को स्टार्टिंग से एक प्लानर दे दिया जाता है कि आपका सारी साल में ये सारे काम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है, तो मान लो 3rd क्लास में कोई बच्चा है, तो उसको स्टार्टिंग से ही जैसे अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होता है नॉर्मली, या मार्च में स्टार्ट हो जाता है, वैसे नॉर्मली अप्रैल में स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, बच्चे को एक प्लानर दे दिया जाता है कि भाई बेटा देखो आपका अप्रैल में इतना सिलेबस हो जाएगा, ये किताबें होंगी, ईवीएस का इतना सिलेबस हो जाएगा, मैथ्स का इतना सिलेबस हो जाएगा, हिंदी का इतना सिलेबस हो जाएगा, इंग्लिश का इतना सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद आपके मई में टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद मई में लास्ट मिड में छुट्टी पड़ जाएंगी, बीच मई में उसका जून की पूरी छुट्टी रहेंगी, जुलाई में फिर से स्कूल खुलेंगे। इसके बाद में फिर क्या होगा, आपको हॉलीडे होमवर्क में इतना इतना काम करना होगा, ऐसे ऐसे समर कैंप लगेगा हमारा। उसके बाद में आपको जुलाई में जाके क्या होगा, जुलाई में आपके फिर से ये यूनिट 3rd यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। 1st 2nd पहले खत्म होगी, 3rd यूनिट इस चैप्टर की यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद 3rd यूनिट के बाद में जुलाई में क्या होगा, जुलाई लास्ट में आपको हम एक फील्ड ट्रिप ले जाएंगे, आपको हम चिड़ियाघर घुमाने भी ले जाएंगे, ये बात भी उसमें लिखी होती है। उसके बाद फिर उसमें पढ़ाने की बात होती है, फिर आपके अगस्त में एक टेस्ट होते हैं छोटे से। उसके बाद अगला आगे जाके आपकी एक ओरल टेस्ट की लिखी होती है। उसके बाद स्पोर्ट प्रोग्राम आपके ऑफिस स्कूल में लिखा होता है। फिर आपका क्या है, 15 अगस्त के प्रोग्राम के बारे में बात की जाती है। फिर सितंबर हो गया, ये प्रोग्राम मनाया जाएगा, ऐसे ऐसे काम होगा हमारा। तो ये सब बातें उस चीज़ में लिखी गई होती हैं। इस चीज़ को कहते हैं हम एनुअल प्लानर, मतलब जिसमें पूरी वार्षिक करिकुलम, पाठ्यचर्या किस प्रकार होगी, पाठ्यक्रम कैसा होगा, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों के बारे में एक अवलोकन, ओवरव्यू दिया गया होता है, उसे कहते हैं हम एनुअल प्लानिंग। और ये एनुअल प्लानिंग दोनों के स्तर पर होती है, बच्चों के भी और शिक्षकों के भी। शिक्षकों के स्तर पर कैसे होती हैं, इसमें शिक्षकों की भी हेल्प होती है, उनको भी अपनी एक प्लानिंग मिल जाती है कि हमें इस महीने में इतने इतने काम यूनिट करानी है, उसके हिसाब से ही वो अपना यूनिट प्लान और लेसन प्लान वो टीचर तैयार करता है। तो वार्षिक पाठ्य योजना, वार्षिक योजना जो होती है एनुअल प्लानिंग या ईयर प्लान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है भैया। इसके बाद बात आती है, यह बताती है कि यह यूनिट कब पढ़ाई जाएगी या अभी पढ़ाई जाएगी, कब पढ़ाई जाएगी और कितना टाइम देना है। वो टाइम लाइन के बारे में बात करता है कि एक यूनिट को हमें इतना टाइम देना है, इस यूनिट में इतने ज़्यादा चैप्टर या सब टॉपिक हैं, ठीक है ना, तो उनको कितने कितने दिन हम लेंगे, उसी के हिसाब से क्या करता है टीचर अपना यूनिट प्लान या लेसन प्लान को उसी हिसाब से तैयार करता है। अगला है एनुअल प्लानर में यूनिट्स के साथ साथ सब टॉपिक्स के बारे में भी होता है, जो एक प्रकार से गाइडलाइन की तरह कार्य करता है कि हमारे डेली पाठ्य योजना बनाने में। एक टीचर को ये सब चीज़ों को मैंने बताया कि ये क्या है, डेली पाठ्य योजना बनाने में ये आपको बहुत मदद करता है, क्योंकि यूनिट्स के अंदर उसमें क्या है, सब टॉपिक्स भी लिखे होते हैं, सब चैप्टर्स भी लिखे होते हैं। अगला पॉइंट हो गया एनुअल प्लानर में महत्वपूर्ण व मुख्य पाठ्य सहगामी क्रिया। पाठ्य सहगामी क्रिया का मतलब होता है इसमें दोनों तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एनुअल प्लानर के अंदर आपके क्या होती हैं, दोनों तरह की एक्टिविटीज होती हैं, करिकुलर और को करिकुलर। करिकुलर का मतलब हो गया आपका पाठ्यचर्या क्रम वाली, और इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटी मतलब पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ये क्या होता है सर, पाठ्यक्रम तो हमें समझ में आ गया, मतलब पढ़ाई की बातें लिखी होंगी कि ये यूनिट अब होगी, ये यूनिट अब होगी। पाठ्य सहगामी क्रिया का मतलब हो गया आपके स्कूल में क्या होता है, डिबेट कंपटीशन, म्यूजिक कंपटीशन, इसके अलावा स्पोर्ट कंपटीशन, दुनिया भर की जो चीज़ें होती है, रंगोली कंपटीशन, या इसके अलावा आपका टूर ट्रिप्स, क्राफ्ट कंपटीशन है ना, राखी कंपटीशन, इन सब को कहते हैं हम क्या कहते हैं ना, को करिकुलर एक्टिविटी या पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ये बच्चे के लिए जो सर्वांगीण विकास है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। यदि बच्चे को खाली आप पढ़ने की बात करोगे तो बच्चा स्टेज पे अच्छा वक्ता कैसे बनेगा, अच्छा श्रोता कैसे बनेगा, अच्छा आर्टिस्ट कैसे बनेगा, तो ये सब कहाँ पर डिपेंड करता है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो स्कूल में चलती रहती है टाइम टाइम पर। इससे बच्चा क्या है, स्टेज पर बोलना आता है, उसे डिबेट करना आता है, उसे ऐसे कंपटीशन में भाग लेना आता है, रंगोली बनाना आता है, उसे लीडरशिप क्वालिटी जनरेट होती है। तो इन सब के बारे में भी फील्ड ट्रिप्स जो होती हैं सब ये किसके अंदर आती हैं,
म्यूजिक डांस कंपटीशन, सबके सभी किसके अंदर, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। इनसे बच्चे का सर्वांगीण ऑलराउंड डेवलपमेंट या होलास्टिक डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा उसमें मदद करती हैं। और इन सब के बारे में भी हमारे एनुअल प्लानर में सब कुछ दिया गया होता है कि क्या क्या बच्चे का होगा, जैसे फील्ड ट्रिप्स, हॉलीडेज कब होंगे, कितने कितने होंगे, एक्सपेरिमेंट्स बच्चे को क्या क्या कराए जाएंगे, बच्चे को और सब चीज़ों के बारे में भी इसमें दिया गया होता है। एनुअल प्लानर साल के शुरू में ही बना दिया जाता है, जिसके आधार पर सारी जो हमारी एकेडमिक ईयर है, मतलब जो पूरी पढ़ाई की साल है बच्चों की, उस एनुअल प्लानर के हिसाब से ही डिज़ाइन होती है और वो उसी हिसाब से ही चलती है। एनुअल प्लानर में शिक्षकों के बारे में भी होता है कि वे किस क्लास को पढ़ाएंगे और कितने घंटे उनको टाइम दिया जाएगा। जैसे मान लो एक मास्टर पढ़ाने आता है 3rd क्लास को, वो मैथ पढ़ाता है, तो उसको हम लिख देगा कि ये फलाने XYZ सर इस क्लास को मैथ पढ़ाएंगे, और मैथ्स का क्या होगा, कितने घंटे में कंप्लीट करना है वो टाइमिंग भी दिया होता है। मान लो उन्हें 300 घंटे में पूरा मैथ कंप्लीट कराना है या 400 घंटे में मैथ कंप्लीट कराना है, तो 400 घंटे के हिसाब से वो एनुअल प्लानर में लिख दिया, एनुअल उसी के हिसाब से उनके वो डेली के घंटे उसमें क्लास में लगेंगे। मान लो उन्हें 400 घंटे लिख दिया, तो 1.5 घंटे के उनके 2 लेक्चर हो गए, मतलब क्या हो, 1.5 घंटा पढ़ाना है, मतलब क्या हुआ, 40-40 मिनट के उनके 2 घंटे रोज लगेंगे। अब इस हिसाब से ही सब कुछ प्लानिंग चलती है, तभी तो वो 400 घंटे दे पाएंगे अपनी क्लास को, ठीक है ना। तो ये सब बातें उसके अंदर भी लिखी गई होती हैं। तो ये हो गया आपका एनुअल प्लानर कंप्लीट, वार्षिक योजना कंप्लीट हो गई। अगला आ गया आपका यूनिट प्लान, या जिसे कहते हैं इकाई योजना। इकाई योजना, यूनिट प्लान क्या होता है, किसी भी यूनिट या सीखने की गतिविधि का उचित चयन है जो किसी विशेष यूनिट की पूर्ण तस्वीर पेश करता है। अब मैंने बताया एनुअल प्लानर के अंदर क्या होगा, एनुअल प्लानिंग के अंदर क्या होगा, आपका यूनिट दे दी जाएंगी, फलानी यूनिट इस महीने में कंप्लीट हो जाएगी, फलानी यूनिट इसका महीने में, फलानी यूनिट इस महीने में। लेकिन देखते हो आप यूनिट के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं अपने आप में, ठीक है ना। जैसे आप अपनी इसको देख लो, पेडागोजी की यूनिट तो एक दे रखी है, 5 कुल मिला के 5 यूनिट दे रखी हैं, 15 की पहली, 15 की दूसरी, तीसरी 10 नंबर की, चौथी 10 नंबर की, 5वीं 10 नंबर की। लेकिन उन यूनिट के अंदर कितने सारे टॉपिक दे रखे हैं, तो वो सब टॉपिक भी तो आपको पढ़ने हैं। ऐसी एनुअल प्लानर में क्या है, आपका यूनिट वाइज दे रखा होगा, लेकिन यूनिट के अंदर भी तो टॉपिक होते हैं, उनको जो पढ़ना आता है। इसका मतलब प्रत्येक यूनिट की यूनिट प्लान क्या करता है, एक संपूर्ण तस्वीर आपके सामने पेश करता है कि बच्चे को किस प्रकार से, कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या चीज बच्चे को आपको पढ़ानी है और कैसे कैसे प्लान करनी है। यह विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर की एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। ये सब्जेक्ट मैटर जो बच्चे को पढ़ाना है, विषय वस्तु जो पढ़ानी है, उसका एक अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक रूप में एक प्रेजेंटेशन होता है, अरेंजमेंट होता है। यूनिट प्लान लेसन प्लान के जैसा ही होता है। जो यूनिट प्लान होता है, इकाई योजना जो होती है हमारी पाठ्य योजना के जैसी होती है, उसके बस कुछ फॉर्मेट में थोड़े बहुत बदलाव या चेंजेस होते हैं। इकाई योजना में या यूनिट प्लान में होता क्या क्या है सर, तो ये 5 सेक्शन होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले कोई भी यूनिट जो होती है उसका परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है। अगला, उस यूनिट को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं। उद्देश्य, भाई कोई भी चीज़ आप बच्चे को पढ़ा रहे तो उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होंगे, कुछ यूज तो होगा, तो ये उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा उसका कंटेंट या विषय वस्तु होती है। इसके अलावा टीचर के लिए कुछ संकेत या हिंट होते हैं। और इसके अलावा मूल्यांकन, बच्चों का उस यूनिट का मूल्यांकन कैसे करना है, वो चीज़ें भी उसके अंदर होती है। इसके अलावा क्या हो गया, एक अच्छे यूनिट प्लान में कुछ क्राइटेरिया होते हैं। कुछ क्या क्राइटेरिया होते हैं, पहला होता है वार्षिक व सावधिक लक्ष्य के साथ वो फिट बैठे। जो वार्षिक लक्ष्य है हमारा, उसके साथ वो फिट बैठे। अगला क्या है, एक क्रम में वो क्या हो, व्यवस्थित हो। वो एक क्रम में व्यवस्थित हो, ये बात भी होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि वो अगड़म झगड़म हो, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा हो, नहीं, वो एक क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए, तभी वो अच्छा यूनिट प्लान कहलाएगा। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास कर सके तथा पर्सनैलिटी या में भी डेवलपमेंट कर सके, ये बात भी उस यूनिट प्लान के अंदर होनी चाहिए। सर्वांगीण विकास करे और पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट भी करे, ये चीज़ उस यूनिट प्लान के अंदर होना चाहिए। नए अधिगम अनुभव प्रदान करे, बच्चों को क्या है, नए अनुभव अधिगम, मतलब जैसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को दे, एक्सपीरियंस दे बच्चों को, जिसके द्वारा बच्चे अच्छे अधिगम कर सकें, अच्छी लर्निंग कर सकें। ये चीज़ भी उस यूनिट प्लान के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, शारीरिक सामाजिक संवेगात्मक वातावरण में संबंध बनाए और सामंजस्य बिठाकर बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने की तरफ
ले जाए, अच्छा नागरिक बनाए बच्चे को, उसके अलावा सर्वांगीण विकास करे। कुल मिलाकर यही सब चीज़ें एक यूनिट प्लान के अंदर होनी चाहिए, तभी वो यूनिट प्लान एक अच्छा यूनिट प्लान है। इसके बाद पॉइंट आता है लेसन प्लान। लेसन प्लान तीसरी बात हो गई, जिसे कि हम कहते हैं पाठ्य योजना। और ये आप सब लोगों ने जिनने भी बीएड, बीटीसी, जेबीटी कुछ भी किया होगा, उन सब में ये चीज़ आपने जरूर पढ़ी होगी कि एक लेसन प्लान पाठ्य योजना के बारे में चीज़ें जरूर पढ़ी हो सकता है आपने वार्षिक या इकाई योजना ना पढ़ी हो, लेकिन ये पाठ्य योजना तो जरूर पढ़ी होगी। इसका ब्लूप्रिंट भी आप सबने देखा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लूप्रिंट नहीं लाया क्योंकि प्रश्न में आपका ब्लूप्रिंट नहीं आएगा। देखिए, इस टॉपिक से, इंस्ट्रक्शनल प्लान से आपके 1 नंबर से 2 नंबर का प्रश्न आने की उम्मीद है कि ये यूनिट कुल मिलाकर अपने आप में 15 नंबर की है और इंस्ट्रक्शनल प्लान इसका अच्छा है। अगला टॉपिक मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उससे भी आपका 2 से 3 नंबर का आने की पूरी उम्मीद है। जो अगला टॉपिक मेरा होगा वो FLN होगा, जो कि निपुण भारत के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहले लेसन प्लान। पाठ्य योजना क्या होगी? एक अच्छा अध्यापक वही है जो अच्छी योजना प्रदाता हो और अच्छा थिंकर भी हो, अच्छा सोचने वाला भी हो और अच्छा योजना प्रदाता भी हो। वही एक अच्छा शिक्षक है। ये अच्छे शिक्षक के गुण हैं। और योजना प्रदाता मतलब वो अपने आप में योजना बना के लाए, और अच्छी योजना बनाएगा तब बच्चों की परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। टीचर एक प्लान को डेवलप करता है क्लास को बढ़ाने व मार्गदर्शन देने के लिए, जिसमें टीचर की स्ट्रेटजी होती है कि उसे वह क्लास कैसे पढ़ानी है, वह डील कैसे करनी है, और ये लेसन प्लान, ये सब चीज़ क्या कहलाती हैं? लेसन प्लान कहलाता है कि बच्चे को क्लास कैसे पढ़ानी है, कितना टाइम देना है, आज क्या पढ़ाना है, क्या टॉपिक पढ़ाना है, उसमें क्या क्या एक्टिविटी करानी है, उनके क्या प्रश्न पूछे, सब किसके अंतर्गत आता है? लेसन प्लान के अंतर्गत आता है। पाठ्य योजना एक रिटन अकाउंट है। पाठ्य योजना क्या है? एक रिटन अकाउंट है जो लेखा जोखा होता है कि एक टीचर क्या क्या करेगा, किस कक्षा में पाठ पढ़ाते समय वह क्या प्रश्न पूछेगा, क्या एक्टिविटी करेगा, कितना टाइम देगा, कितना टाइम बच्चों को प्रश्न पूछेगा, ये सब बातें उसके अंदर लिखी गई होती हैं। ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? पाठ्य योजना। ठीक है ना। एक अच्छे लेसन प्लान में संपूर्ण टाइमलाइन भी होती है। अच्छे लेसन प्लान में क्या है? एक संपूर्ण टाइमलाइन होती है। टाइमलाइन कैसे होती है? कि वो बच्चों को बताता है कि हमें कितना कितना टाइम किस किस टॉपिक में देना होता है। ठीक है ना। उसमें क्या होता है? उसमें टाइम दिया होता है कि किस किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, किस पार्ट में क्या पार्ट पूछना है, क्या होना है, क्या नहीं होना, ये सब बातें एक अच्छे लेसन प्लान में होती है। लेसन प्लानिंग जरूरत के मुताबिक बदलती रहती है। बच्चे को नहीं समझ में आया, उसका लर्निंग आउटकम सही नहीं आया, तो क्या होगा? लेसन प्लान उसका चेंज होता रहेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लर्निंग आउटकम के ऊपर। जितना अच्छा लर्निंग आउटकम बच्चों का होगा, उस हिसाब से लेसन प्लान में चेंज अकॉर्डिंगली हम करते रहेंगे। अगला पॉइंट क्या है? लेसन प्लान बनाने से पहले टीचर लर्निंग स्टाइल, जिसे कहते हैं हम अधिगम शैली व शिक्षार्थियों के लेवल के बारे में जरूर अवेयर या जागरूक हो। उसे किस अधिगम शैली में पढ़ाना है और बच्चों का स्तर क्या है, असली बात डिपेंड करते कुल मिलाकर बच्चों के ऊपर आकर। यदि बच्चों का स्तर जैसा है, मान लो बच्चों का स्तर बहुत डाउन है और आप पढ़ा रहे हो ऊपर लेवल का, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो आपको उदाहरण जो लेने हैं, जो कुछ भी प्लान करना है, सब बच्चों के स्तर को देखकर करना है कि बच्चे का स्तर यहाँ पर है या यहाँ पर है, या बच्चे का स्तर यहाँ पर है। इसका मतलब आपको सब बच्चों को उसके अंदर इंक्लूड करना है। आपका जो लेसन प्लान हो वो हर एक, मतलब क्या हो, एक इंक्लूसिव क्लासरूम जिसके लिए हो। ठीक है ना। समावेशी कक्षा के लिए हो। ऐसा ना हो कि भाई आप गिफ्टेड स्टूडेंट या अच्छे बच्चों के लिए बात करो या खाली निम्न वर्ग के बच्चों के लिए बात करो। नहीं, हर तरह के आईक्यू के बच्चे के लिए आपका पाठ्य योजना होनी चाहिए, तभी एक आप अच्छे शिक्षक माने जाओगे। ठीक है ना। तो आपका कैसा होना चाहिए? वो समावेशी पाठ्य योजना होना चाहिए जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो और बच्चा अच्छी तरह से पाठ को सीख सके, अधिगम उसका अच्छा हो। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है? टीचर कक्षा में अवेयर हो कि कैसे प्रश्न पूछने हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि हमें बच्चों से प्रश्न किस प्रकार के पूछने हैं। ये बात आपको जरूर पता हो। ऐसा ना हो कि भाई बच्चों को आपको कुछ भी प्रश्न पूछ रहे हो, उनके सामाजिक स्तर के हिसाब से प्रश्न पूछो, उनके बौद्धिक स्तर के हिसाब से बात प्रश्न पूछो, उनको जो पूर्ण ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, उसके हिसाब से प्रश्न पूछो। उस प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए नई बात को आप बताओ। जो भी आपको टॉपिक पढ़ाना है, यही अच्छी प्लानिंग है और यही आपको एक अपनी अच्छी पाठ्य योजना में सम्मिलित बातें करनी चाहिए। लेसन प्लान के अंदर आप निम्न क्वालिटी देखोगे कि क्या, सबसे पहले क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि क्या विषय वस्तु या कंटेंट पढ़ाना है। ये कंटेंट है ये।
ठीक है ना, कंटेंट पढ़ाना तथा उसका उद्देश्य हमें क्या होगा, जो भी हम कंटेंट पढ़ाएं उसका उद्देश्य क्या होगा। अगला क्या है कि हमें समय निर्धारण करना है कि भाई इस टॉपिक को इतना टाइम देना है। ऐसा नहीं कि भाई जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको ज़्यादा समय देंगे, जो चीज़ कम महत्वपूर्ण है उसको कम समय में हम करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें बच्चे को पीएचडी करानी, नहीं, बच्चे को उसको बौद्धिक स्तर के हिसाब से चीज़ें लाइन बाय लाइन उसको हमें समझाते रहना है, उसी हिसाब से बच्चे को हमें टाइमिंग करानी है। अगला पॉइंट क्या हो गया, अगला पॉइंट हो गया भाई हमारा टीएलएम का प्रयोग। हमें बच्चे का क्या करना है, टीएलएम का प्रयोग अच्छी तरह करना है। टीएलएम देखना है कि बच्चे खुद बना के ला सकते हैं, उनसे बनवा सकते हैं हम, जिससे वो करके भी सीख सकते हैं, या क्लास में बना सकते हैं, या टीचर अपने आप खुद बना के लाए या मार्केट से लेके आए। लेकिन उसको बच्चे को बात समझ में आनी चाहिए, चाहे टीएलएम की सहायता से वो टॉपिक समझ में आए या खुद टीचर वहीं पर बना के समझाए, लेकिन उसको टॉपिक वो समझ में आना चाहिए। इसे कहते हैं अच्छा टीएलएम का प्रयोग आपको आना चाहिए। अगला है अधिगम व शिक्षण शैली आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अधिगम व शिक्षण शैली का मतलब क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को मुझे किस प्रकार पढ़ाना है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको शिक्षण कौशलों का अच्छा प्रयोग करना आना चाहिए। शिक्षण कौशलों का अच्छा प्रयोग क्या हो गया भाई, शिक्षण कौशलों का अच्छा प्रयोग का मतलब हुआ आपको पता होना चाहिए बच्चे को मुझे आज कौन सी विधि से पढ़ाना है। आप मुझे आज प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाना है, खेल विधि से पढ़ाना है, कहानी विधि से पढ़ाना है, इन सब विधियों का भी आपको प्रयोग पता होना चाहिए अच्छे शिक्षक होने के नाते। हो सकता है बच्चे को इस विधि से ना समझ में आए, तो इस विधि से यदि मैं समझे को बच्चे को समझाऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा। शिक्षण कौशलों का प्रयोग, इसके अलावा बच्चों का मूल्यांकन और अनुप्रयोग बच्चे को समझ होना चाहिए। मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ, मूल्यांकन का मतलब हुआ बच्चे को आपको एवोल्यूशन करना अच्छा आना चाहिए, कि भाई बच्चे को पता हो कि आप बच्चे की जिन चीजों के बारे में आपने बच्चे से पूछा तो बच्चे को सही से बात समझ में। भाई बच्चे को जैसे टीचर ने कुछ भी बच्चे को पढ़ाया तो उसके बाद उसका मूल्यांकन जो होगा ना, वो मूल्यांकन क्या होगा, बच्चे के स्तर के हिसाब से जो भी आपने पढ़ाया और वो उसको क्या समझ में आया नहीं आया। ऐसा नहीं खाली आप खाली उस चीज का ही मूल्यांकन करोगे कि भाई मैंने बच्चे को चीज पढ़ा दी तो 100% आनी चाहिए, नहीं। मूल्यांकन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि भाई बच्चे का आप खाली मैंने एक पेपर ले लिया उसमें बच्चा पास हुआ तो पास, नहीं तो नहीं। नहीं, मूल्यांकन विभिन्न प्रकार से मतलब रचनात्मक रूप से टीचर को करना है, और मूल्यांकन कैसे कैसे करना है ये भी आपके पाठ्य योजना में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को अनुप्रयोग एप्लीकेशंस, अपने बच्चे को मान लो आज पढ़ाया कोई भी टॉपिक, तो उसका बच्चे को अपने दैनिक जीवन में अनुप्रयोग आए। मान लो आपने बच्चे को पढ़ाया लाभ हानि, तो बच्चे को उसका अनुप्रयोग करना है। बच्चा यदि कहीं दुकान पर जा रहा है तो उसको ये पता पड़े कि भाई मुझे हाँ आलू लेने में आज मुझे लाभ हुआ है या हानि हुई है, ये सब बात बच्चे को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसका मतलब कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द कंसेप्ट, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन बच्चे को पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, समझ विकसित हो। सबसे बड़ी बात बहुत है कि सब बच्चे के अंदर समझ विकसित हो जाए, किसी भी टॉपिक जो आपको पढ़ाया गया है वो उसके बारे में बच्चे की समझ विकसित हो जाए। अगला पॉइंट है बच्चे का बैकअप प्लान भी इंक्लूड हो। बैकअप प्लान का मतलब क्या है, यदि बच्चे को मैंने इस तरीके से चीज पढ़ाई, यदि बच्चे को नहीं समझ में आई तो उसके अंदर एक जो पाठ्य योजना बनाते हैं उसके अंदर बैकअप प्लान भी आपको लेके चलना है। बैकअप प्लान का मतलब हुआ कि भाई बच्चे को इन केस नहीं समझ में आया तो प्लान बी होना चाहिए, इस नहीं तो इस तरीके से तो बच्चे को मैं जरूर समझा दूंगा। इसको कहते हैं बैकअप प्लान लेके चलना। हो सकता है कि प्रश्न में बच्चा क्लास में कुछ भी आपसे पूछ सकता है, यही नहीं कि आपके अकॉर्डिंग ही सारे प्रश्न पूछेगा। कोई प्रश्न उसने अजीब अटपटा पूछ लिया तो उसके लिए आपके पास भी बैकअप प्लान होना चाहिए। अगला पॉइंट है समाज व वातावरण को ध्यान रखकर आपको क्या करना है, अपना पाठ्य योजना या लेसन प्लानिंग करनी है। प्रीवियस नॉलेज का देखकर बच्चे की आपको लेसन प्लान बनाना है। लेसन प्लान ना तो ज़्यादा छोटा हो और ना ही ज़्यादा बड़ा हो, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और बच्चे की आयु रुचि के अनुरूप ये सब चीज़ होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी कि बच्चे की आयु और रुचि के अनुसार ही हम पाठ्य योजना तैयार करेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका, टॉपिक क्या है आपका, रचनावादी पाठ्य योजना, जैसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लानिंग, जिसे हम 5E अप्रोच भी कहते हैं। और ये 5E अप्रोच क्या होती है, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट और इवेल्युएट। एंगेज का मतलब बच्चे को आप जोड़ो, एंगेज करो,
ठीक है ना। एक्सप्लोर मतलब उसको फिर क्या करो, उसको एक्सप्लोर करो, उसके अंदर बच्चे को जो कुछ भी आता है उसको उसके अंदर से निकालो, उसको एक्सप्लोर करो। अगला पॉइंट हो गया एक्सप्लेन। फिर बच्चे को आप एक्सप्लेन करो कि बच्चे को क्या चीज़ नहीं आई, उसको आप बच्चे को ढंग से एक्सप्लेन करो। इसके बाद उसे एलेबोरेट मतलब बड़ा करके उसको अच्छी तरह से इस चीज़ को समझाओ। और फिर लास्ट में बच्चे को एवेल्युएट मतलब उसका मूल्यांकन करो। ये अपने आप में क्या कहता है, रचनावादी पाठ्य योजना है। और हमें यदि रचनावादी रूप में पढ़ाना है, एज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर हमें बच्चे को पढ़ाना है, तो क्या है, बच्चे को हमें यही रचनावादी पाठ्य योजना की तरह से पढ़ाना होगा। जैसे क्या कहा गया है, 5E अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है आपके पेपर के लिए। हो सकता है एक प्रश्न आपसे इस 5E अप्रोच से ही पूछ लिया जाए, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की आपकी क्लास इंस्ट्रक्शनल प्लान टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है अच्छी तरीके से। तो कैसी लगी आपको क्लास अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें और देखते रहें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।